रुद्रपुर के सिडकुल के सेक्टर 6 की बैटरी बनाने वाली इंडस्ट्री के गोदाम में अचानक से आग लग गई। ये आग बैटरी चार्ज के लिए लगाए गए पैनल में शॉर्ट सर्किट से लगी है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इससे कंपनी प्रबंधन के हाथ पांव फूल गए। सूचना के बाद पहुंचे फायर ब्रिगेड के 4 और निजी कंपनी की 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से लाखों का नुकसान होने का अंदेशा जताया गया है। यहाँ पे पैनल है, आर इंडस्ट्री है बगल में। उनके जो पैनल में आग लगी थी, आग से शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट से ना बगल के जो इंडस्ट्री है बगल वाली, उसमें आग पकड़ ली। उसमें कार्टन में और उसके जो प्लास्टिक का जो वो था आपका बैटरी का कवर, उसमें आग पकड़ ली। भीमताल के सिलौटी पंत में वन विभाग की टीम ने बाघ को पकड़ा है। इसकी इलाके में जंगली जानवर के हमले में एक महिला की मौत हुई थी, जबकि एक महिला ने बमुश्किल जान बचाई थी। पकड़ा गया बाघ 4 साल का नर है, जो पिछले कई समय से इस पूरे इलाके में घूम रहा था, जिससे यहां पर दहशत बनी हुई थी। और कल देर रात इस बाघ को पकड़कर वन विभाग ने रेस्क्यू सेंटर भेज दिया है। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ। पुलिस चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हुई, जिसमें बदमाश घायल हुआ है। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मांडूवाला में पुलिस और बदमाश के बीच एनकाउंटर हुआ। पुलिस ने एक बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद कर लिए हैं। मुठभेड़ में घायल बदमाश थाना क्लेमेंटाउन का हिस्ट्री शीटर है, जिस पर गैंगस्टर समेत कई मामले दर्ज हैं। देहरादून से अगली खबर, उत्तराखंड में 5 आईपीएस ऑफिसर्स के तबादले हुए हैं। राजीव स्वरूप गढ़वाल रेंज के आईजी बनाए गए हैं। केएस नगन्याल को आईजी इंटेलिजेंस बनाया गया है। वहीं वी मुरुगेशन को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का अतिरिक्त जिम्मा सौंपा गया है। इसके साथ ही एपी अंशुमान एडीजी सीसीटीएनएस दूरसंचार का जिम्मा उन्हें दिया गया है। बुधवार को हुई धामी कैबिनेट की मीटिंग में 22 प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी गई, जिसमें 100 यूनिट तक बिजली की खपत पर बिल में 50% छूट और 9000 फीट से ऊपर के हिमालयी क्षेत्र में 200 यूनिट तक के बिल पर 50% छूट को हरी झंडी दी गई है। इसके साथ ही सब्सिडी पाने के लिए गड़बड़ी करने वालों से दोगुनी राशि वसूली जाएगी। इसके साथ ही उत्तराखंड आवास नीति को मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत कमजोर वर्ग की सीमा 3 लाख वार्षिक इनकम से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। रिटायर्ड कर्मचारियों को अतिरिक्त इंक्रीमेंट देने पर सहमति बनी है। विद्युत उपभोक्ताओं के लिए कुछ सब्सिडी का, उसमें डोमेस्टिक कनेक्शंस में जहां पर 100 यूनिट तक की कंजम्पशन है, उस कंज्यूमर को बिजली के बिल में 50% सब्सिडी का निर्णय हुआ था। और साथ में उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जहां पर 9000 फीट से ऊपर की हाइट है, स्नो बाउंड एरिया, उसमें 200 यूनिट तक के लिए 50% सब्सिडी का डिसीजन हुआ था। चूंकि उस समय विचलन से किया गया था, तो आज उसकी औपचारिक अनुमोदन कैबिनेट से प्राप्त किया है। पहाड़ों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उत्तरकाशी में ऊंचाई वाले इलाकों में झरने भी जम गए हैं। पूरा जिला शीतलहर की चपेट में आ गया है। कड़ाके की ठंड से लोगों को भारी दिक्कत हो रही है। वहीं जिला प्रशासन ने कई जगह पर अलाव की व्यवस्था की है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में ठंड में और ज्यादा इजाफा देखने को मिल सकता है। ये बिल्कुल ठंड आजकल चल रही है और सभी जो हमारे नगर पालिकाएं हैं, जो हमारे और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनके लिए अभी हम लोगों ने सरसरी तौर पर 10 लाख रुपए जारी कर रखा है और सभी जगह अलाव जल रहे हैं। और फिर आने वाले टाइम में और इसका समीक्षा करेंगे। यदि और अलाव की जरूरत है तो उसको और बढ़ाएंगे। चारधाम की शीतकालीन यात्रा पर सरकार का जोर है। ऊखीमठ के बाद अब मुख्यमंत्री जल्द खरसाली, मुखबा और ज्योतिर्मठ जाने की तैयारी में है, ताकि चारों धाम से शीतकालीन यात्रा का संदेश जाए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चारधाम की शीतकालीन यात्रा को मुख्यमंत्री प्रमोट कर रहे हैं। रविवार को ऊखीमठ से शुभारंभ के साथ तीर्थ पुरोहित भी खुश हैं। तीर्थ पुरोहित चाहते हैं कि मुख्यमंत्री ऊखीमठ के साथ बाकी 3 जगह भी आए, जिनमें खरसाली, मुखबा और जोरती मठ भी शामिल है।
गंगोत्री के तीर्थ पुरोहित जल्द मुख्यमंत्री से मिलकर मुखबा आने का न्योता देंगे। पुरोहितों का कहना है कि धामों में यात्रा को बढ़ावा देने के लिए बड़ी पहल है। बिल्कुल निश्चित तौर पर ये भी बहुत बड़ी पहल है और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री को मिलने आया हूँ और मिलूंगा आजकल में और उनको आमंत्रित करूंगा मुखबा में, जहाँ शीतकालीन यात्रा हम चाह रहे हैं कि 18 तारीख को फिर हम लोग और बढ़िया से कार्यक्रम किया, उन्होंने ऊखीमठ में कर दिया है, तो उसके लिए भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत अच्छी पहल है, इससे पूरी यात्री वहाँ पर आएंगे। जी, शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्रियों ने मंत्रियों, विधायकों और संगठन के नेताओं को यात्रा पर जाने के लिए कहा है। वहीं खबर है कि जल्द मुख्यमंत्री खरसाली, मुखबा और ज्योतिर्मठ भी जा सकते हैं। शीतकालीन यात्रा को और प्रोत्साहित करने के लिए अब यमुनोत्री के खरसाली में, गंगोत्री के मुखबा में और बद्रीनाथ के ज्योतिर्मठ में, जोशीमठ में से भी इस यात्रा का जल्द ही प्रोत्साहन करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्रीगण यात्रा में शामिल होंगे और यात्रा को प्रोत्साहित करेंगे। पहली बार है कि जब चार धाम की शीतकालीन यात्रा को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है, तो तीर्थ पुरोहितों से लेकर कारोबारियों तक को उम्मीदें जागने लगी है। इसीलिए तीर्थ पुरोहित चाहते हैं कि कम से कम एक बार हर धाम में आकर शुभारंभ का काम मुख्यमंत्री करें। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। देहरादून में आज से 10वीं वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन होगा। केंद्रीय आयुष मंत्री और सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस में 58 देशों के डेलीगेट शिरकत कर रहे हैं। वहीं एक्सपर्ट, डॉक्टर, रिसर्चर भी शामिल होंगे। आगे बढ़ते हैं। पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति के मामले को लेकर 3 सदस्यों की कमेटी ने शासन को रिपोर्ट सौंप दी है। कमेटी ने ब्लॉक, ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त करने को लेकर रिपोर्ट दी है। ब्लॉक और ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्ति करने पर फैसला होना है। आपको बता दें, जिला पंचायतों के अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त करने के बाद ब्लॉक प्रमुखों और ग्राम प्रधानों ने सीएम धामी से मुलाकात कर ब्लॉक और ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त करने की मांग की थी, जिसके बाद पंचायत विभाग ने 3 सदस्यों की कमेटी बनाई थी। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे से जुड़ी बड़ी खबर। इसी साल एक्सप्रेस का लोकार्पण होगा। सूत्रों के हवाले से खबर, पीएम मोदी करेंगे एक्सप्रेस वे का उद्घाटन। फर्स्ट फेज का उद्घाटन 17 दिसंबर को होगा। अक्षरधाम से ईस्टर्न पेरिफेरल जंक्शन तक ये उद्घाटन किया जाएगा। संदीप पांडे इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, और क्या जानकारी मिल रही है एक्सप्रेस वे के उद्घाटन को लेकर? दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को लेकर जो लोकार्पण का असमंजस छाया हुआ था कि दूर हो गया है। दिसंबर में ही, यानी कि 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके पहले चरण का लोकार्पण करेंगे। इसको लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अगर दिल्ली में बात करें तो ये एक्सप्रेसवे अक्षरधाम से शुरू होता है और 32 किलोमीटर जहां पे पेरिफेरल जंक्शन है, वहां तक ये पहले चरण का कार्य संपन्न हो गया है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 दिसंबर को करेंगे, ऐसा अधिकारियों का कहना है। इसके लिए तैयारी शुरू हो गई है और दिल्ली से देहरादून तक का 213 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे है, जिसका काम भी लगभग पूरा हो गया है और उम्मीद की जा रही है कि 2025 के शुरुआती महीनों में इसका लोकार्पण हो सकता है। लेकिन इसी साल ही पहले चरण का लोकार्पण हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं और आचार संहिता कुछ ही दिनों में लागू हो सकती है। इसको देखते हुए फर्स्ट फेज का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही करने वाले हैं। इससे दिल्ली वासियों को बड़ी राहत मिलेगी, साथ ही यूपी उत्तराखंड के लोगों को भी बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि दिल्ली में एंट्री और एग्जिट को लेकर भी काफी आसानी होगी। जो जाम से घंटों लोगों को जूझना पड़ता था, उससे निजात मिलेगी, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे से कई ऐसे एंट्री और एग्जिट पॉइंट हैं जिससे लोगों को बड़ी आसानी होने वाली है। और कई सड़कें इस जो एक्सप्रेसवे है इससे कनेक्ट होती हैं। ऐसे में उन सड़कों पर भी दबाव वाहनों का कम होगा और एक्सप्रेस एक दिल्ली वासियों को बड़ी राहत देने वाला है। साथ ही उत्तराखंड और यूपी के लोगों को भी बड़ी आसानी होगी, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में
आना जाना उनका आसान हो जाएगा, क्योंकि शहर के अंदर जो जाम से जूझना पड़ता था उससे काफी हद तक राहत मिल सकेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। चमोली के नीति मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुधवार को 2 नेपाली मूल के लड़कों का शव नदी में मिला, जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस जांच में जुट चुकी है। बताया जा रहा है कि मंगलवार को 4 नेपाली मूल के लड़के जोशीमठ बाजार में घूम रहे थे। सभी चारों नशे में धुत थे। उसके बाद सभी लोग नीति गाड़ी ब्रिज की तरफ चले गए। उनमें से 2 लड़कों का शव बरामद हुआ, जबकि एक लड़का अभी भी लापता चल रहा है। बताया जा रहा है कि सभी ने नशे की गोलियां ली थी, जिसकी वजह से मौत की आशंका जताई गई है। आगे बढ़ते और अगली खबर, बागेश्वर में बाबा अलख मुनि महाराज की मौत का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि बद्रीनाथ से लौटने के दौरान शराब के नशे में बाबा ने अपने शिष्यों अर्जुन और हरेंद्र को अपशब्द कहे, जिससे गुस्साए दोनों शिष्यों ने बाबा को सहारा देना छोड़ दिया। बाबा पहाड़ी से गिर गए, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। 26 नवंबर को अंगियारी महादेव मंदिर के पास जंगल में संदिग्ध हालत में बाबा अलख मुनि महाराज का शव मिला था। सभी को, और इसी के कारण बाबा जी की रेस्क्यू नहीं हो पाई या उनको रिलीफ जो मिल सकता था वो नहीं मिला, और इसी के लिए गैर इरादतन हत्या का मामला इसको मानते हुए संगीन धाराओं में हमने इसमें इनको दोनों का रिमांड किए हम माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आगे बढ़ते और अगली खबर, हरिद्वार में कारोबारी के साथ 3 करोड़ की धोखाधड़ी करने वाले नटवर लाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कुमार प्रसून ने खुद को एक कंपनी का टेक्निकल हेड बताते हुए बहादुराबाद क्षेत्र के कारोबारी को डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का झांसा देकर करोड़ों की ठगी की थी। पुलिस लंबे वक्त से आरोपी की तलाश कर रही थी। आरोपी कुमार प्रसून को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। राजधानी देहरादून में लगातार बढ़ रहे हादसों को देखते हुए जिला प्रशासन ने शहर में बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर बनवाए, लेकिन ये स्पीड ब्रेकर ही अब हादसों का बड़ा कारण बन रहे हैं। देहरादून के घंटाघर स्थित राजपुर रोड का स्पीड ब्रेकर तो हादसों का कारण बनता जा रहा है, क्योंकि ब्रेकर बड़ा है और अंधेरे में दिखाई न देने के चलते हादसे हो रहे हैं। इनके आगे पीछे पीली पट्टी जो अंधेरे में दिखाई देती है वो लगाना भूल गए हैं। रुड़की में अग्निवीरों की भर्ती चल रही है, जिसमें प्रदेश के हर जिले से युवा पहुंच रहे हैं और दूसरे जिलों से आए युवाओं के लिए प्रशासन ने इंतजाम किए हुए हैं। वहीं अभ्यर्थी भी प्रशासन से इंतजाम से काफी खुश दिख रहे हैं। 21 दिसंबर तक अग्निवीर भर्ती होगी। बहुत अच्छी है यहाँ पे, और प्रशासन भी बहुत अच्छा है यहाँ का। किसी को बच्चे को मार नहीं रहे। हमारा मेडिकल होगा। तो अभी इससे पहले भी कहाँ भर्ती होने गई था? सर मेरी पहली भर्ती है। हाँ, व्यवस्था तो अच्छी है। इससे पहले हमारा तो रिटर्न हुआ था। जो क्वालिफाई हुए वो फिर फिजिकल देने आए थे। कल हमारा था उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट का था। तो मतलब अच्छा पूरी टाइमिंग दे रहे हैं, अच्छे से प्रक्रिया हो रही है भर्ती की। मतलब अच्छा टाइमिंग सब, मतलब बच्चे अच्छे से ले रहे हैं। 28 जनवरी से प्रदेश में नेशनल गेम्स होने हैं, लेकिन इन खेलों के लिए अभी तक प्रदेश के मैदान तैयार नहीं हुए हैं। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि जिन मैदानों को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने सवाल उठाए थे, उनका सुधारीकरण जारी है, जो कि नेशनल गेम्स शुरू होने से पहले समाप्त हो जाएंगे। देहरादून में एथलीट और शूटिंग होनी है, लेकिन दोनों खेलों के लिए अभी तक ट्रैक और शूटिंग रेंज आधे अधूरे हैं। मंत्री जी के सामने विभाग के प्रेजेंटेशन में लगभग ग्राउंड्स पे होने वाले कार्य वही हैं जिसके लिए डायरेक्टर ऑफ कंपटीशन ने जो डायरेक्शंस दिए हैं उसके अनुसार में भी कुछ परिवर्तन हो रहे हैं, और वो सारे कार्य जो है लगभग हम 27 दिसंबर तक में जो है हम पूर्ण कर लेंगे। और मैं समझती हूँ कि एक भव्य और दिव्य आयोजन जो है अपने उत्तराखंड में होगा।
रुड़की में भारतीय किसान यूनियन रोड गुट के बैनर तले किसानों ने अपनी मांगों को लेकर बिजली विभाग के कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप ये है कि बिजली विभाग के अधिकारी गरीब किसानों को बिजली बिल के नाम पर परेशान करने का आरोप लगा रहे हैं, इसलिए वो मजबूरन धरना प्रदर्शन करने को मजबूर है। मुख्य मांग ये है कि देहात में जो छापेमारी चल रही है और 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार में जो कनेक्शन काटे जा रहे हैं और किसानों का करोड़ों बकाया, वो सब कोई दिलवाने को तैयार नहीं और उन पर मुकदमे लिखे जा रहे। देखिए मांग है जो किसान मजदूर के हक की मांग है, जो एक आम आदमी परेशान है इन सरकारी विभागों से, उन्हीं मांगों को लेकर यहाँ पे एक धरना प्रदर्शन आज किया गया है। अगर हमारी वार्ताएं सफल रहती है तो ये धरना प्रदर्शन हमारा लंबा चला है। तो ये बिजली विभाग के लोग चोरों की तरह लोगों घरों में घुसने का काम कर रहे हैं। रात को 4-5 बजे 3 बजे लोगों घरों में घुसने का काम कर रहे हैं। भाई लोगों को क्या पता कौन आ रहा है। प्रदेश सरकार की एयर एम्बुलेंस सेवा पहाड़ी जिलों के लिए वरदान साबित हो रही है। यहाँ पर सेवा मरीजों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। बुधवार को चमोली से गंभीर रूप से घायल मरीज यशवंत को एयर एम्बुलेंस के जरिए ऋषिकेश भेजा गया। यशवंत चमोली के जिला मुख्यालय गोपेश्वर में अस्पताल में भर्ती था। देहरादून चिड़ियाघर की एंट्री फीस बढ़ाई गई है। अब एंट्री फीस 30 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए कर दी गई है। वहीं 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एंट्री फ्री होगी। जू में अब अलग अलग फीस नहीं देनी होगी। अब सिर्फ जू में एंट्री फीस देकर पूरा चिड़ियाघर आप घूम सकते हैं। पहले कई बाड़ों की अलग फीस देनी होती थी, लेकिन अब 100 रुपए की फीस में पूरा चिड़ियाघर घूम सकते हैं। आज से ही नया शुल्क स्ट्रक्चर लागू हो जाएगा। देहरादून के ननूर खेड़ा में पीआरडी जवानों का स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। रैतिक परेड की सलामी कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने ली और कहा कि आपदा, चारधाम यात्रा और चुनाव में पीआरडी जवानों की भूमिका अहम है। जवानों का प्रतिदिन मानदेय बढ़ाया, वहीं महिला जवानों को मातृत्व अवकाश दिया। साथ ही रेखा आर्या ने घोषणा की कि पीआरडी जवानों को बेटी की शादी पर 50,000 रुपए दिए जाएंगे। जो कार्य विभाग के द्वारा पीआरडी जवानों के हित में निर्णय लिए गए हैं, वो आज उनके समक्ष आज फिर से उनको स्मृत भी करवाया। इसके साथ ही जो कुछ नए निर्णय हुए हैं, जहां हमने मृत आश्रितों को आज नौकरी दी है, जहां आज उनकी बच्चियों को छात्रवृत्ति देने की बात हो रही है, वो दी भी है। जहां उनके रिटायरमेंट के बाद में उनको कुछ धनराशि प्राप्त हो सके, आज उसके भी चेक यहाँ पर वितरित किए गए हैं। तो लगातार विभाग जो है पीआरडी जवानों के हित में बेहतरीन निर्णय कर रहा है। जो उनकी समस्याएं हैं लगातार उसका निस्तारण करने का काम कर रहा है। नवंबर महीने में उत्तराखंड में 2 बड़े सड़क हादसे हुए हैं। पहला अल्मोड़ा के मारचूला में यात्री बस खाई में गिर गई, दूसरा राजधानी देहरादून का था। इन दोनों हादसों की जांच एजेंसी ने विभागों को भेजी है। इन दोनों हादसों की क्या वजह रही, एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तराखंड में बीते महीने 2 बड़े सड़क हादसे हुए थे, जिसमें अल्मोड़ा जिले के मरचूला में हुए हादसे में 36 लोगों की मौत हुई थी, जबकि देहरादून में हुए हादसे में 6 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई थी। दोनों हादसे इतने गंभीर थे कि सड़क सुरक्षा समिति ने दोनों हादसों की उच्च स्तरीय जांच बेंगलोर की एक निजी संस्था में कराई थी, जिसकी जांच रिपोर्ट प्रशासन के पास पहुंच गई है। अल्मोड़ा बस हादसे की 16 पेज की रिपोर्ट। बस में ओवरलोड होना सबसे बड़ा कारण, जिस कारण ड्राइवर द्वारा ब्रेक लगाने और स्टीयरिंग में तालमेल नहीं बैठ पाया। ओवरलोड के चलते स्टीयरिंग फेल होना और सामने रोड मोड़ होना, साथ ही सड़क पर पैराफिट होना। रिपोर्ट में उपाय भी दिए गए हैं। ऐसे पहाड़ी इलाकों में ओवरलोड होने की संभावनाओं को कम करने के लिए उठाए जाने वाले कदम क्रैश बैरियर, गति सीमा संकेत, शेवरॉन संकेत और सड़क चिन्ह के साथ महत्वपूर्ण मोड़ पर उत्तल दर्पण और सड़क की सतह का सही से रखरखाव। देहरादून में हुए हादसे की 20 पेजों की रिपोर्ट। देहरादून में कार की स्पीड 128 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जो बहुत अधिक है। किसी भी घटना के दौरान बचाव उपाय दोनों को प्रभावित करती है। कार में बैठे किसी भी व्यक्ति द्वारा सीट बेल्ट का उपयोग न करना। वही उपाय भी दिए गए हैं कि क्या होना आवश्यक है।
ओवरलोड स्पीड, सीट बेल्ट के उपयोग के महत्व पर जोर दें। नियमित फिटनेस जांच और अधिकारियों द्वारा ट्रैकों की सड़क पर चलने की योग्यता की सख्ती से जांच। सीमा संकेत सभी चौराहों पर लगे हो। देहरादून में गाड़ियों की एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर घंटा है। रात में रिफ्लेक्टर बैरिकेड्स होना आवश्यक है। सीसीटीवी आधारित चालान प्रणाली जैसी तकनीक का उपयोग करके गति और लापरवाही ड्राइविंग कानूनों को सख्ती से लागू करें। वहीं मामले में निदेशक यातायात अरुण मोहन जोशी का कहना है कि रिपोर्ट्स उनको मिल गई है और जांच एजेंसी द्वारा जो भी निर्णय दिए गए उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से जो इसमें हम लोग खुद से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इसके अलावा जो एक जेपी संस्थान है उन्होंने भी एक रिपोर्ट सबमिट की है। इसको हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं। दोनों हादसों के बारे में रिपोर्ट हम लोगों ने सबमिट किया है और जो भी पॉइंट्स इसमें ऐसे हैं जिस पे कुछ पुलिस स्तर से कुछ कार्रवाई अपेक्षित है उसको हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं और जो भी इसमें स्टेप्स लिए जाने हैं, जो भी कार्रवाई की जानी है वो हम लोग करेंगे इसमें। फिलहाल दोनों हादसों की विस्तृत रिपोर्ट प्रशासन के पास पहुंच गई है, लेकिन इन इलाकों में भी जो दिक्कत है उन पर भी रिपोर्ट में जानकारी दी गई है, जिस पर जल्द काम करने की जरूरत है। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। और एक नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में कांग्रेस ने हरिद्वार के लक्सर में प्रदर्शन किया। देहरादून के प्रतीक नगर गांव में 18 लाख की गड़बड़ियों पर हाईकोर्ट ने सरकार पर की कार्रवाई के लिए छोड़ दिया है। कोर्ट ने कहा कि 10 दिनों के अंदर सरकार कार्रवाई करे। हरिद्वार के लक्सर में सरकारी अस्पताल एक डॉक्टर्स की कमी है। पीएचसी प्रभारी की छुट्टी में चले जाने पर मरीजों को इलाज के बिना वापस लौटना पड़ रहा है। विकासनगर में आपदा प्रबंधन जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मकसद स्थानीय लोगों को प्राकृतिक आपदाओं के बारे में बताना था। हरिद्वार पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों और परिजन के लिए हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया। सैकड़ों पुलिसकर्मियों की स्वास्थ्य जांच हुई। बागेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा पर जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। महिलाओं को घरेलू हिंसा के बारे में जानकारी दी गई। पौड़ी में कूड़ा निस्तारण के लिए नगर पालिका ने जिस भूमि को ट्रंचिंग ग्राउंड के लिए चिन्हित किया था उस भूमि पर विवाद खड़ा हो गया है। बागेश्वर डीएम ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। मरीजों से बातचीत कर उनकी समस्याएं जानी। अस्पताल की सफाई व्यवस्था पर नाराजगी जताई। ऋषिकेश के गंगा तट पर लोगों को लाफ्टर योग कराया जा रहा है। लाफ्टर योग का साइंटिफिक महत्व भी बताया गया। विकासनगर में बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड, लोग अलाव से सर्दी से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं।